हेलो दोस्तों, वेलकम टू इमेजिन पावर लर्न टू लीड। हम मध्य प्रदेश की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे थे। इसका अध्ययन करते हुए हम आगे के टॉपिक पे आज चलेंगे। इसका नाम है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके सारे आयाम को समझेंगे। हमारा ये टॉपिक आपके मेंस के जो सिलेबस है उसके अनुसार रहेगा और हम उसी अनुसार से इसका अध्ययन करेंगे। हम फॉर्मेट देखेंगे किस फॉर्मेट में हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या इसमें डालना है कंटेंट, इस सब का हम अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है इसको हम तीन प्रकार से बांटेंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा मध्य उच्च प्रदेश, इसके अलावा हमारा जो सेकंड नंबर पे होगा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो, और एक होगा आपका पूर्व का पठार। ये जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके अंदर हम इसका भी डिवीजन करेंगे। मध्य उच्च प्रदेश, इसके अंतर्गत आपके 5 क्षेत्र आएंगे। 5 क्षेत्रों का हम अध्ययन करेंगे, जैसे आपका मालवा का पठार, फिर हम करेंगे आपका मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और नर्मदा सोन घाटी। ये जो हमारे 5 क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों का अध्ययन हम मध्य उच्च प्रदेश के अंदर करेंगे। हम हर एक पठार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपके मेंस के दृष्टिकोण से इनका हम अध्ययन करेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। और एक आपका पूर्व का पठार है जिसे हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन 3 भागों में किया गया है और इन 3 भागों के अंतर्गत इन्हें 7 उप विभागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। साथ ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, पूर्व का पठार है, बघेलखंड का पठार जिसको हम डिवीजन करते हैं। इस सब जो हमारा ये पठार है इनका हम मैप के माध्यम से इनकी लोकेशन को देखते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ है, फिर हम सबका अध्ययन करेंगे ये करके।
ये हम जो आपका भौतिक विभाजन है इसको हम 3 भागों में, जो हमारे 7 उपभाग हैं, इसमें हम मध्य भारत के जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है इसको हम देखने वाले हैं। ये हमारा डिवीजन हो चुका है, इसे हम बोलते हैं मालवा का पठार। जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28.62% भाग पर विस्तृत। मध्य भारत का पठार लगभग 10.7% भाग पर है। ये हमारा बुंदेलखंड का पठार है। ये हमारा रीवा पन्ना का पठार है। ये आपका बघेलखंड का पठार है। ये आपकी नर्मदा सोन घाटी है। जो रीवा पन्ना का पठार है आपका लगभग 10.3% भाग पर। जो बुंदेलखंड का पठार लगभग 7.6% पर है। जो आपका बघेलखंड है लगभग 7% पर है। और ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है। ये आपकी 11% भाग पर विस्तृत है। और ये आपका 26% भाग पर विस्तृत एरिया है। ये हमारे मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा आपका जो मैप है ये हमारा विभाजन है, आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को 7 भागों में बांटा गया है। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे सबका। सबसे पहले हम मालवा के पठार का अध्ययन करने वाले हैं।
चलिए आगे चलते हैं। मालवा के पठार का अध्ययन करने से पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। जो आपका फॉर्मेट है, ये आपका मेंस के दृष्टिकोण से है, साथ में आपका ये प्री का भी कवर करेगा। हम इसी फॉर्मेट को हर एक पठार में देखेंगे जो कि हमारी भौगोलिक विशेषता के तहत आएगा। आपको प्रश्न बनता है मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे हम देखेंगे उससे पहले इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण का विस्तार देखेंगे, साथ में इसका एरिया भी देखेंगे। विस्तार के अलावा हम इसकी जो जलवायु है, इस पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की वर्षा होती है, कहाँ होती है, वर्षा के वन देखे जाएंगे, कौन कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, नदियाँ देखी जाएंगी, नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं। नदियों के अलावा यहाँ पे जो आपकी है मृदा का अध्ययन किया जाएगा। मृदा में कौन कौन सी कृषि की जाती है, कृषि के प्रकार देखे जाएंगे। खनिज हैं आपके, कौन से खनिज पाए जाते हैं, चोटियां कौन सी हैं, जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, कितने जिलों में इसका विस्तार है, और अंत में हम इसका देखेंगे महत्व, और सबसे अंत में इसकी चुनौतियां। और लास्ट में आपका जो रहता है निष्कर्ष, ये आपका फॉर्मेट हो गया। ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें से जो आपका महत्व वाला टॉपिक है, महत्व वाले टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये सब लिखना है, और अगर पर्टिकुलर मालवा के पठार का महत्व आता है तो आप इसका डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि इसका आर्थिक महत्व, इसका पर्यटन की दृष्टि से महत्व क्या है, इसका जो सांस्कृतिक महत्व वो दे सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो संस्कृति को आप पर्यटन में भी ऐड कर सकते हैं। आर्थिक महत्व की हम बात करें, इसमें आप देखेंगे कि जो मालवा का पठार है या कोई सा ही पठार है जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसमें जो उसका इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, किस प्रकार की इकोनॉमिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उनका क्या महत्व है। जैसे हम देखेंगे कृषि, कृषि में का क्या महत्व है, आपका ये प्राइमरी सेक्टर रहता है। फिर आपका उद्योग का क्षेत्र देखेंगे, जो वनों में लकड़ियां पाई जाती हैं उनका क्या महत्व है। जो हमारा आईटी सेक्टर है हम उसका अध्ययन करेंगे। आईटी सेक्टर के अलावा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्टर है हम उसका अध्ययन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम जो आपकी सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे। ये विभिन्न एस्पेक्ट्स को आप एक लॉन्ग क्वेश्चन में, और आपका ये औद्योगिक दृष्टि से महत्व आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। पर्यटन दृष्टि से हम बात करें तो आप देखते हैं कि जो प्राकृतिक पर्यटन है आपका, ऐतिहासिक पर्यटन है, फिर आपका जो है धार्मिक पर्यटन है, फिर आपका जो सांस्कृतिक, आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, इसका अलग से भी प्रश्न बना सकते हैं। पर्यावरणीय महत्व देख सकते हैं आप। यहाँ आप कुछ मात्रा में एमएसएमई देख सकते हैं।
और भी चीज़ें हैं, मनोरंजन के साधन हैं। इसके अलावा आप जो है त्योहार पर्व हैं, पर्यटन में, इन सब का अध्ययन करेंगे। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। आप सारे एस्पेक्ट, सारे आयाम को दिखाएंगे। प्राकृतिक में आप जो है अभी इसकी चर्चा करेंगे प्राकृतिक की आपको आगे जाके। फिलहाल हम ये फॉर्मेट समझ रहे थे, तो हम इसके आगे चलते हैं। ये आपका जो है मेंस का टॉपिक है। इसको आप बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मेट कीजिए। हर एक पठार को आप इसी तरह से डिकोड करेंगे। आपका आंसर बेहतर होगा। करंट के जो आपके मुद्दे हैं उनको डालिएगा और बेहतर से बेहतर अपना आंसर बनने का प्रयास कीजिएगा। मेरे साथ चलिए, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मालवा का पठार, और आप देखेंगे कि इसकी विशेषताओं का हम अध्ययन कैसे करते हैं और मेंस की दृष्टि से इसका कितना महत्व है। चलिए चलते हैं। ये मेंस का जो फॉर्मेट है आप याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है, आपके गूगल पेपर में जो 5वीं यूनिट दी गई है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मालवा का पठार। सबसे पहले हम इसकी मैप पे लोकेशन देख लेते हैं कि इसकी अवस्थिति कैसी है। ये हमारा मालवा का पठार है जो कि 28% लगभग भाग पर आपका स्थित है। हम इसके जो फॉर्मेट हम लेके चल रहे थे उसका हम अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण की हम बात करते हैं तो जो मालवा का पठार है इसका निर्माण, जो हमारा ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उससे जो लावा निकलता है, तो ज्वालामुखी उद्गार से जो निकलता है लावा, उसके जमाव से इस पठार का निर्माण हुआ है। तो हम देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार हुआ था लगभग क्रिटेशियस काल का ही समय था। जो लावा निकलता है इस लावा के जमाव से इस पठार का निर्माण हुआ है, और इस लावा के जमाव से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को हम बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं। और ये बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें होती हैं, उनका भाग होती है। आप पढ़ते हैं आर्किन क्रम, धारपार,
गोंडवाना, दक्कन ट्रेप, ये वही दक्कन ट्रेप चट्टानें हैं। क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार होता है और इससे जो लावा का जमा होता है उससे आपके बेसाल चट्टानें बनती हैं, और यही क्षेत्र है जो लावा के जमाव से बना है, जिसे हम मालवा का पठार बोलते हैं। तो हम इसके निर्माण की बात कर रहे थे जो कि ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इसके अलावा हम इसका विस्तार देखते हैं। इसका जो विस्तार है आप देखेंगे, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ आपकी अरावली पर्वतमाला है, उत्तर में आप देखेंगे इसका जो, हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं, जो आप उत्तर वाला एरिया है, यहाँ पे आपको मध्य भारत का पठार देखने को मिलता है। लोकेशन आप माइंड में ट्रेस करिएगा। ये देखिए इसके उत्तर में जो आपका है मध्य भारत का पठार है। पूर्वी जो एरिया है आपका, इसमें दो पठार आते हैं, एक बुंदेलखंड का और एक दीवापन्ना का। तो बुंदेलखंड का पठार प्लस दीवापन्ना, ये जो दो क्षेत्र हैं इसके, ये यहाँ पे कवर करते हैं। इसका जो पूर्वी एरिया है, दक्षिण में हम देखें तो आपकी नर्मदा जो सोन घाटी है, और पश्चिम में आपकी जो अरावली पर्वतमाला है। तो मालवा का जो पठार है भौगोलिक दृष्टि से उत्तर में मध्य भारत का पठार, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, दीवापन्ना का पठार, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, इनसे सीमा बनाता है। और जो इसका एरिया है लगभग मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। हम कहें ये मध्य क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है, तो हम इसको मध्य पश्चिमी क्षेत्र बोल सकते हैं। तो मालवा का पठार मध्य पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। 28.62%, आप एग्जाम में 28% लगभग करके लिखिए। जितने भी आंकड़े आप लिखते हैं सबको लगभग में लिखिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। और इसका जो एरिया है लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है। सबसे बड़ा पठार है आपका ये। आप इसकी क्षेत्रफल से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ा पठार है। इसका ही हम विस्तार देख रहे हैं, जो कि आप देख चुके हैं, इसकी सीमाओं का अध्ययन कर चुके हैं। विस्तार के अलावा हम इसकी देखते हैं जलवायु। जलवायु दृष्टि से मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से जो आपका मालवा का पठार है ये सम जलवायु वाला क्षेत्र है। सम जलवायु से मतलब है कि यहाँ साधारण तो गर्मी पड़ती है, तात्पर्य है कि ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए इसे सम जलवायु वाला क्षेत्र बोलते हैं। बहुत अच्छी जलवायु है। हम पिछले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं कि मालवा के पठार की मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के कारण यहाँ की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। एक आपका विशेष फैक्ट है, जो गुप्त काल था उस समय चीनी यात्री एक फायन हुआ करता था। फायन ने यहाँ की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो आपका ये फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। व्यक्ति हुए हैं फायन, जो कि चीन के थे। इन्होंने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। ये हमारे जो भौगोलिक विशेषताएं उनमें हम अध्ययन कर निर्माण विस्तार आपकी जलवायु का अध्ययन कर चुके हैं। आगे इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं, तो आगे आप अन्य विशेषताओं का अध्ययन भी करेंगे।
जलवायु के बाद हम इसका अध्ययन करेंगे वर्षा का। वर्षा की मात्रा कैसी है। तो जो मालवा का पठार है संपूर्ण मध्य प्रदेश है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों ही शाखाओं से बारिश होती है। ये हमारा जो अरब सागर वाला एरिया रखता है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो हवाएं आती हैं, वर्तमान में आपकी बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं। ये आपकी बंगाली खाड़ी से जो हवाएं आती हैं, तो यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से बारिश होती है। जो ये पश्चिमी जो क्षेत्र है, इसमें लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश होती है, कम बारिश होती है। और जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, मालवा के पठार का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला एरिया, यहाँ आपकी लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये मालवा के पठार में जो वर्षा का वितरण है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों ही शाखाओं से इसमें बारिश होती है। बारिश के अलावा हम यहाँ वन देखते हैं, जो वनों का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें भी पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वनों को कहा जाता है, बे वन या बे वृक्ष जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें पर्णपाती वृक्ष कहा जाता है। और इनमें भी दो प्रकार के होते हैं, शुष्क पर्णपाती और अर्ध शुष्क पर्णपाती या अर्ध पर्णपाती। ऐसे पौधे जो अपनी आधी पत्तियां गिराते हैं उन्हें अर्ध पर्णपाती, और जो सारी पत्तियां गिरा देते हैं उनको शुष्क पर्णपाती वन बोलते हैं। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ जो वन पाए जाते हैं आपके शुष्क वाले पाए जाते हैं। ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है। और जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इनमें अगर हम देखें तो जटीले वन पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती में। झाड़ियाँ हैं, खेर है, बबूल का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती में। आर्द्र पर्णपाती वन की हम बात करें तो आपको नीम मिलेगा, सागवान मिलेगा, इसके अलावा आपको पीपल के पौधे, महुआ, ये सब वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश में वनों का जो मालवा का पठार है, हम वहाँ देखते हैं कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। वनों के अलावा हम देखते हैं यहाँ पे मृदा कौन सी पाई जाती है। तो मैं आपको जब निर्माण में बता रहा था, मैंने आपको बताया था विशाल चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। तो विशाल चट्टानों का जो क्षरण होता है, ताप, दाब या अन्य कारणों से, इनके क्षरण से काली मृदा का निर्माण होता है, काली मिट्टी का। ये जो काली मिट्टी पाई जाती है आपके मालवा के पठार में पाई जाती है। हम मध्य प्रदेश में स्पेशल जब मृदा का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि मालवा के पठार में 3 प्रकार की काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपकी साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, ये 3 डिवीजन किए हैं। इनका हम विस्तार अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, जो बेसाल चट्टानों का क्षरण होता है उनके द्वारा, इसी मृदा में हम कृषि की अगर बात करें तो कृषि की बात करते हैं तो कौन कौन सी कृषि का उत्पादन होता है। आप काली मिट्टी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किन फसलों का उत्पादन होता होगा। मैं आपको एक नोट लिख कर दे रहा हूँ, आप उसको याद रखिए। उसके अलावा जितनी फसलें हैं, सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम देखते हैं चावल को छोड़कर, क्योंकि चावल जो है लाल मृदा में उत्पादन होता है इसका, चावल को छोड़कर लगभग सभी फसलों का उत्पादन,
चाहे वो आपका सोयाबीन, चना हो, गेहूं हो, मूंगफली हो, कपास हो, अन्य जो फसलें होती हैं चावल को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की होती हैं। हम यहाँ गेहूं की बात करते हैं। मालवा का पठार गेहूं की दृष्टि संपन्न क्षेत्र कहलाता है। इसी के चलते हम मालवा के पठार को गेहूं की डलिया, या अन्न भंडार, मालवा के पठार को हम गेहूं की डलिया अन्न भंडार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ गेहूं का बृहद मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए हम चलते हैं आगे की ओर, जो हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं पढ़ रहे हैं। इसमें हम आगे चलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नदियों की। नदियों के बारे में आपको पता है कि जो मालवा का पठार है, यहाँ पर एक जाना पाओ जगह है। नदियों से पहले मैं आपको थोड़ा सा चोटियों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपको नदियाँ बताऊंगा। चोटियाँ हम बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की जो मालवा का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी सिगार। तो सिगार है जो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लगभग ऊंचाई है 881 मीटर। ये मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। सिगार के अलावा आपको यहाँ पे मिलेगी जाना पाओ, जो कि मऊ में है। इसके अलावा आपको मिलेगी धजारी। धजारी के अलावा आपको गुरमान की पहाड़ियाँ, इसकी ऊंचाई आपकी 854 लगभग है। और ये धजारी चोटी है, इसकी भी लगभग आपकी जो ऊंचाई है, जहां तक याद आ रहा है 810 मीटर है। गुरमान की ज्ञात नहीं है। तो ये चोटियां हैं मालवा के पठार की सबसे ऊंची। सिगार की चोटी है, जाना पाओ मऊ में स्थित है, धजारी है, गुरमान है, ऐसी पहाड़ियां स्थित है मालवा के पठार में। अब हम नदियों की बात करते हैं। तो ये जाना पाओ है आपका, मऊ में जाना पाओ जगह है, वहां पर आपकी नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का। ये जो नदी है यहाँ से उद्गमित होकर प्रवाहित होती है, जो लगभग मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा में धारण करती है। चंबल नदी निकलती है। चंबल के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक इंदौर में से आगे थोड़ा सा जगह है उज्जैनी ग्राम। तो उस उज्जैनी ग्राम से आपकी छिप्रा नदी का उद्गम होता है। छिप्रा के अलावा अगर हम बात करें तो मालवा के पठार से आपको पता है काली सिंध नदी है आपकी, जो कि देवास के बागली से निकलती है। काली सिंध के अलावा हम बात करें, आपने सीहोर का नाम सुना होगा। सीहोर में एक जगह है आष्टा। आष्टा से आपकी पार्वती नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा हम नदी का बात करें तो जो नदी है, आपने रायसेन का नाम सुना होगा, वहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो ये सब जो नदियां हैं मालवा के पठार से उद्गमित होती हैं
और अन्य क्षेत्रों में इनका बहाव प्रवाह क्षेत्र भी। तो ये सारी नदियां हैं मालवा के पठार में दिखाई पड़ती हैं। आगे हम चलते हैं, नदियों के अलावा हम आगे बढ़ते हैं। खनिज की हम बात कर लेते हैं। मालवा के पठार में एक जगह है यहाँ पे झाबुआ। झाबुआ में आपका पाया जाता है रॉक फॉस्फेट। ये जो रॉक फॉस्फेट है उर्वरक बनाने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे चीनी मिट्टी, झाबुआ का एक और क्षेत्र है थांदला का। वहां पे आपको कुछ मात्रा में मैग्नीज का भंडार मिलता है। ये आप याद रखिएगा, जब आप मैग्नीज को पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, तो आपको मैग्नीज का एक प्रश्न आया हुआ है मेंस में कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो थांदला का क्षेत्र है झाबुआ में, वहाँ मैग्नीज का भंडार है, चीनी मिट्टी पाई जाती है। ये सब खनिज हैं जो मालवा के पठार में आपको दिखाई पड़ते हैं। और भी खनिज पाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कि मंदसौर में आपका सिलेट पाया जाता है, एकमात्र जो खनिज है। हम यहाँ देख सकते हैं सिलेट। ऐसे खनिज जो मालवा के पठार में पाए जाते हैं, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। ये सब आगे हम इनको मध्य प्रदेश के खनिज वाले टॉपिक में देखेंगे। जितने हम मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक टॉपिक देखेंगे, उन सभी की लगभग विशेषताओं को हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विशेषताओं के रूप में अध्ययन करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। खनिज के अलावा हम यहाँ जनजातियां देखते हैं। आपको पता है कि मालवा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो होली का अवसर होता है उस समय एक भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ये सब एरिया है। तो यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति में आपने भूरी बाई का नाम सुना होगा, इनको पद्मश्री मिल चुका है। भील की एक उपजाति है भिलाला, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इनके अलावा एक जनजाति है कोरकू, जो मध्य मालवा क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। लगभग ये पूरी मालवा का एरिया है, यहाँ पर आपको कोरकू जनजाति दिखाई देगी। इसके अलावा लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपको गौंड जनजाति दिखाई देगी। तो कुछ मात्रा में जो है आपको गौंड भी दिखाई देंगे। तो ये मालवा के पठार में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इसके अलावा हम जिलों का अध्ययन करेंगे। जिले कर लेते हैं इसको। पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो मालवा का पठार है, इसमें कुछ मात्रा में आपका जो एरिया है यहाँ टच करता है, कुछ मात्रा में आपका नीमच से टच करता है, जो कि मध्य भारत का क्षेत्र है। यहाँ का कुछ क्षेत्र जो है आपका नर्मदा सोन घाटी टच करता है। तो इसलिए हम पूर्णतः है आंशिक रूप से लगभग 18 जिले जो हैं मालवा के पठार में, इनका विस्तार है 18 जिलों का। हम कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप इंदौर को देख लीजिए, देवास, रतलाम, भोपाल, रायसेन, विदिशा। ये जो एरिया है लगभग 18 जिले। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पूर्णतः है आंशिक रूप से कुछ जिले पाए जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनका विस्तार हम यहाँ देखते हैं। ये हमारी मध्य प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं हैं। हम इनका